हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में मैंने इग्नू के 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अपकमिंग इग्नू पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं अपने चैनल पर 2 to 3 डेज से इग्नू के 2020 के प्रीवियस ईयर रेगुलरली डिस्कस कर रही हूँ। सो इग्नू के 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेटेस्ट क्वेश्चंस है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो याद रखिएगा, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही मॉडिफाई कर कर पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड बेसिक डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो इस वीडियो में मैंने एकदम शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में इजी मेथड वे में आपको बताया है कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, और आपको अच्छी तरीके से समझाया भी है इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी में और इंग्लिश में भी। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपके एग्जाम के लिए एग्जैक्टली 3 वीक्स रिमेनिंग है। सो अगर अभी भी आपने आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो आप अभी भी आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो थ्रू अवर कोर्स। सो हमारे कोर्स में हमने जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, हम जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे ये शॉर्ट एंड प्रिसाइज है, और मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आप हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का स्टडी मटेरियल फॉलो करते हो तो आप इजीली रिसर्च मेथोडोलॉजी को एग्जाम में क्रैक कर पाओगे इस सेक्शन को। सो हमारे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। याद रखिएगा, व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको हमें कांटेक्ट करना है, और मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, मॉक टेस्ट एंड 1000+ MCQs PDF प्रोवाइड करेंगे इन बोथ द लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हम आपको गारंटी देते हैं अगर आप हमारा ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट फॉलो करते हो, सो आपको कई और से रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रिसर्च मेथोडोलॉजी की सारी गारंटी हमारी होगी। हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवाएंगे, और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी को हमारे कोर्स के थ्रू कैसे प्रिपेयर करना है, कि हमारे जो नोट्स है और मॉक टेस्ट है उसको आप 1 वीक में कवर कर लीजिए, और ये जो 1000+ MCQs PDF है ये आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और इवन आप आपके एग्जाम के 2 to 3 आवर्स पहले भी अगर आप इसको एक बार रीड कर चले जाते हो तो ये आपका रिवीजन का काम आ जाएगा। सो 1000+ MCQs PDF में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं, और हम आपको गारंटी देते हैं इसी PDF से आपको एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे। और कई स्टूडेंट्स का हमारा फीडबैक भी है कि उनको उनके PhD एंट्रेंस एग्जाम में इसी PDF से 10 to 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको बता दिया, रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप 1 वीक में ही कवर कर सकते हो, ताकि आपका जो बचा हुआ टाइम है वो आप आपका सेक्शन बी, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उस पर स्पेंड कर सकते हो। अगर आपके पास सेक्शन बी का स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम सेक्शन बी का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है, एंड फी फॉर द कोर्स इज जस्ट 499। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम स्वतंत्र चर कहते हैं, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट को कहते हैं, और वेरिएबल को हम चर कहते हैं हिंदी में। सो स्वतंत्र चर का मीनिंग क्या है वो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। स्वतंत्र चर का अर्थ क्या होगा इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है। सो जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट कैसा हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब कैसा कारण और प्रभाव संबंध है, हम ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसको आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ये देखने के लिए कि इसका इफेक्ट कैसा हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये कैसा इफेक्ट दिखा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये कैसा प्रभाव दिखा रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अ वेरिएबल बीइंग मैनिपुलेटेड और वेरीड इन सम वे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक चर जिसका
विभिन्न प्रकार से हेरफेर किया जा सकता है। तो जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हेरफेर करते हो, उसको बदलते रहते हो, ये देखने के लिए उसका क्या प्रभाव हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट करते हो, चेंज करते हो, ये देखने के लिए कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल पर अफेक्ट कर रहा है, कैसा इफेक्ट दिखा रहा है। तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग होता है वेरिएबल विच इज मैनिपुलेटेड और वेरिड इन सम वे। मतलब स्वतंत्र चर का मतलब होता है कि स्वतंत्र चर को आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हेरफेर करते हो, उसको बदलते रहते हो, क्योंकि ये देख सके कि ये कैसे प्रभाव दिखा रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है, मतलब जो आपका ऑप्शन डी है, ये करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है, उससे भी हम एक बारी देख लेते हैं। अ वेरिएबल विच इज ओनली यूज्ड इन कंट्रोल कंडीशन। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और विकल्प है गलत हो जाएगा। देन विकल्प बी, मतलब ऑप्शन बी आपका है अ वेरिएबल विच इज सर्व्स एट द एम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये एक्सपेरिमेंट का आपका एम नहीं होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपका एक्सपेरिमेंट का क्या एम होता है कि ये देखना कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कैसे कारण और प्रभाव संबंध है, ये देखना होता है, ना कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके एक्सपेरिमेंट का एम होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है, मतलब विकल्प बी है, ये करेक्ट हो जाएगा। एक चर जो एक प्रयोग के उद्देश्य के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी अ वेरिएबल विच इज शोज इफेक्ट और द मैनिपुलेशन। तो ये इफेक्ट नहीं दिखाता है, लेकिन हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये इफेक्ट नहीं दिखाता है। इफेक्ट और मैनिपुलेशन कर रहे हो, सॉरी, इफेक्ट और आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपका इफेक्ट नहीं दिखाता, आपका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाता है, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट देखते हो और उसका क्या करते हैं, उसको चेंजेस करते रहते हैं, उसको हेर फेर करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है, ये भी गलत हो जाएगा। एक चर जो हमें हेर फेर के प्रभाव दिखाता है, प्रभाव आपको डिपेंडेंट वेरिएबल दिखाता है, ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, वेरिएबल बीइंग मैनिपुलेटेड और वेरिड इन सम वे, एक चर जिसका विभिन्न प्रकार से हेरफेर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रिडिक्टिंग द आउटकम ऑफ द रिसर्च इज कॉल्ड। अनुसंधान के परिणाम की भविष्यवाणी कहलाती है। इस प्रश्न में और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, आपकी जो अनुसंधान होती है, मतलब आपकी जो रिसर्च होती है, रिसर्च में आप कोई प्रिडिक्शन करते हो, मतलब आप रिसर्च में आपके भविष्यवाणी करते हो सकता है ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, हम अगर ऐसा करते तो ऐसा हो सकता था। तो ये सारी भविष्यवाणी है, जिसे हम प्रिडिक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। प्रिडिक्शन गेसेस, जब आप आपके रिसर्च में कोई प्रिडिक्शन करते हो, गेसेस करते हो, तो उसे क्या कहा जाता है आपकी रिसर्च में, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो याद रखिएगा, अगर आप आपकी रिसर्च में कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो, कुछ भविष्यवाणी कर रहे हो, तो उसे हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, जो आपका विकल्प बी है, जिसे हम कहते हैं अनुसंधान परिकल्पना। याद रखिएगा, हाइपोथेसिस को आप हिंदी में कहते हो परिकल्पना। सो हाइपोथेसिस क्या होता है, जिसमें आप प्रिडिक्शन करते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये प्रिडिक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पर ये भविष्यवाणी कर ली कि हो सकता है मैं अगर वाटर ज्यादा दूं तो इस प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। मतलब एक प्लांट है, एक पौधा है, मैं उसको ज्यादा पानी दे रही हूँ तो हो सकता है उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो लंबाई है, वो ज्यादा ऊंचा हो सकता है, उसकी लंबाई बढ़ सकती है। तो यहाँ पर ये मेरा प्रिडिक्शन है, ये मेरी भविष्यवाणी है। मुझे पता नहीं है कि एक्चुअल में कि मैं अगर वाटर दूंगी तो ही प्लांट की ग्रोथ होगी। मैंने ऐसा नहीं बोला है कि हो सकता है अगर मैं उस प्लांट को वाटर ज्यादा दूं तो हो सकता है उस प्लांट की ग्रोथ भी ज्यादा हो। तो ये मेरी भविष्यवाणी है, ये मेरी प्रिडिक्शन है, मेरे गेसेस है। तो उसे हम रिसर्च में कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस, जिसे हम कहते हैं अनुसंधान परिकल्पना। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग ऑप्शन है, दूसरे विकल्प है, जो गलत विकल्प है, उन्हें भी हम देख लेते हैं। सो ऑप्शन ए रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च क्वेश्चन जिसे हम अनुसंधान प्रश्न कहते हैं। तो रिसर्च क्वेश्चन क्या होता है, जिस पर आप रिसर्च कर रहे हो।
तो रिसर्च क्वेश्चन जिसमें आप रिसर्च करते हो, सो क्वेश्चन में आप कोई प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते हो, आप कोई गेसेस, कोई आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पर आपका विकल्प ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी रिसर्च डिजाइन, तो यहाँ पर रिसर्च डिजाइन को हम कहते हैं अनुसंधान रचना। सो आप अनुसंधान रचना में आप प्लानिंग करते हो, आप किस तरीके से आपकी रिसर्च करोगे। अनुसंधान रचना में आप कोई भविष्यवाणी नहीं करते हो, ना ही आप कोई प्रिडिक्शन और गेसेस करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी और विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी रिसर्च ऑब्जेक्टिव, जिसे हम अनुसंधान उद्देश्य कहते हैं। सो उद्देश्य क्या होता है कि आपका एम क्या है, आपका गोल क्या होगा रिसर्च का, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर रिसर्च ऑब्जेक्टिव अनुसंधान उद्देश्य में आप कोई भविष्यवाणी, कोई प्रेडिक्शन, कोई गेसेस नहीं करते हो। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है और जो विकल्प डी है ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी, ऑप्शन बी, जिसे हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस और अनुसंधान परिकल्पना। जिससे आप आपकी रिसर्च में प्रिडिक्ट करते हो, भविष्यवाणी करते हो, उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिसर्च हाइपोथेसिस, अनुसंधान परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, if the instrument measures what it is designed to measure, then we can say that the instrument is। यदि एक उपकरण की रचना कुछ विशिष्ट नापने के लिए की जाती है, तब हम कहते हैं कि ये उपकरण है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट पर आप जो चीज मेजर करना चाह रहे हो, वो इंस्ट्रूमेंट आपको वही चीज को मेजर कर रहा है, वही दिखा रहा है, तब हम उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे। मतलब एक उपकरण है, उस उपकरण में आप कोई चीजों को मेजर कर रहे हो, और आप जो भी मेजर कर रहे हो, जो भी नाप रहे हो आप, उसको वो सेम ही दिखा रहा है। तो उस उपकरण को और उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहेंगे वैलिड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वैध। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वैध जिसे हम वैलिड कहते हैं। अब वैलिड क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए आपका एक्चुअल वेट 60 केजीज है, ओके, और आपने वेइंग मशीन में वेट किया और आपका वेट भी आ रहा है 60 केजीज। तो इस केस में आप क्या कहोगे, आपकी जो ये वेइंग मशीन है वो वैलिड है, मतलब आपका जो एक्चुअल वेट था वो वही वेट दिखा रही है। मतलब आप जो एक्चुअल में नापना चाह रहे थे, जो आप एक्चुअल में मेजर करना चाह रहे थे, वो वही चीज दिखा रहा है। तो इस केस में आप कहोगे आपकी जो वेइंग मशीन है ये वैलिड है। तो यहाँ पर आपका जो मेजर करना चाह रहे थे वही दिखा रहा है इंस्ट्रूमेंट, तो उस केस में हम कहेंगे आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो वैलिड है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए वैलिड और विकल्प ए वैध ये सही हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। रिलायबल, जिसे हम कहते हैं विश्वसनीय। तो रिलायबल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक्चुअल वेट 60 केजीज है, हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, आपका एक्चुअल वेट 60 केजीज है और आपने वेइंग मशीन लिया और आपने बार बार वेट किया। मान लीजिए आपने 3 बार वेट किया और तीनों भी बार आपका 56 और 56 केजीज वेट आ रहा था। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 3 बार आपने वजन किया और आपका वजन तीनों भी बार 56 और 56 से आ रहा था। मतलब इस केस में आप जो नापना चाह रहे थे, आपकी जो एक्चुअल मेजरमेंट है, आपकी जो एक्चुअल रीडिंग है, वो नहीं दिखा रहा है मशीन। सो इस केस में आपका हो गया आपकी जो वेइंग मशीन है ये रिलायबल है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रिलायबल क्या होता है, जो एक्चुअल में होता है उसको वो मेजर नहीं कर पाता है और बार बार रीडिंग लेने पर सेम ही आती है, उसे हम कहते हैं रिलायबल। देन यूजफुल, यूजफुल का मतलब होता है जिसे हम उपयोग करते, जिसे हम यूज करते हैं। सो यहाँ पर यूजफुल तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नहीं हो जाएगा। देन ऑप्शन डी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब जिसे हम कहते हैं व्यवहारिक, मतलब आप जिसे चीजों को टेस्ट करते हो उससे हम कहते हैं प्रैक्टिकल में आप क्या करते हो, चीजों को टेस्ट करते हो, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल में आपको जो आप मेजर करना चाह रहे हो वो नहीं दिखा पाता। सो यहाँ पर आप जो आपका ऑप्शन डी है ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप जो चीजों को मेजर करना चाहते हो वो वही दिखा रहा है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं वैलिड। सो यहाँ पर आप जो आपका विकल्प ए है वैध और जो आपका ऑप्शन है वैलिड ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between the mean of a researcher's sample and the mean of the population of the sample known as। एक शोधकर्ता के नमूने और जनसंख्या के माध्य के नमूने के मध्य के बीच अंतर को क्या कहते हैं। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन दी गई है, हमें फाइंड आउट करनी है कि ये डेफिनेशन किस ऑप्शन की डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन में हमें ये बताया गया है कि आपके जो पॉपुलेशन है, मतलब आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या
और आपके जो सैंपल मतलब रिसर्चर्स के सैंपल मतलब आपके जो सैंपल से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका मीन, पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन से आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उनका डिफरेंस क्या होगा, उनका अंतर को हम क्या कहेंगे। मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन का आपका मीन, पॉपुलेशन का मीन माइनस सैंपल का मीन, इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पॉपुलेशन का मीन मतलब पॉपुलेशन का जो भी मीन होगा वो आप लिखोगे, और सैंपल का मीन, सैंपल जिस पर हम रिसर्च परफॉर्म करते हैं, जिस पर हम शोध परफॉर्म करते हैं। सो शोधकर्ता का जो सैंपल होता है और सैंपल से हमको जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसका डिफरेंस, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो इस डेफिनेशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर, सैंपल एरर, सैम्पलिंग एरर और सैंपल एरर। तो ये जो डेफिनेशन आपको दी गई है, तो ये डेफिनेशन आपकी होगी सैंपल एरर की, जिसे हम कहते हैं नमूनाकरण त्रुटि। तो यहाँ पर आप जो आपका ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन जो आपको गिवन है ये सैंपल एरर की गिवन है। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसे भी हम एक बारी देख लेते हैं। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल, जिसे हम कहते हैं विश्वास अंतराल। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो कितने % सही आएगा, आपके रिजल्ट पर कॉन्फिडेंस, उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। आपको आपके रिजल्ट पर जो विश्वास होगा उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस अंतराल, कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल की नहीं है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन सी स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसे हम कहते हैं मानक विचलन। सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन बताते हैं कि आपका डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है, आपका डेटा कितना स्प्रेड है, ये बताता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। सो यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डिविएशन की भी हमें डेफिनेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन डी सिग्निफिकेंस लेवल, जिसे हम कहते हैं सार्थकता स्तर। तो सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है कि आप जैसे मान लेते हो रिसर्च में आपके 1% और 5% सिग्निफिकेंस लेवल आप सेट करते हो। मतलब आप ये देखते हो कि इतने % आपके रिसर्च में एरर होने के चांस है। अगर आपके इससे कम एरर आता है आपके रिजल्ट में, तो आप क्या होगे कि आपके जो रिजल्ट है वो सही है, मतलब आपके जो रिजल्ट है वो बाय चांस नहीं आ रहे, जो एक्चुअल में जो रियलिटी में रिजल्ट आना है वही आ रहा है। सो उससे हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। सो ये सिग्निफिकेंस लेवल की भी हमें डेफिनेशन नहीं गिवन है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सैंपल एरर, जिसे हम कहते हैं नमूनाकरण त्रुटि। नेक्स्ट, हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज, नाप का उच्चतर स्तर क्या है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है आपके जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है, आपके जो लेवल ऑफ मेजरमेंट्स है, उसमें आपके जो कौन सी स्केल है जिसका लेवल हाई होता है, जिसमें ऐसी स्केल ऑफ मेजरमेंट जिसका सबसे ज्यादा लेवल हाईएस्ट होता है। तो याद रखिएगा आपके जो स्केल ऑफ मेजरमेंट होते हैं, जो आपके लेवल ऑफ मेजरमेंट होते हैं, जिसे हम स्केल ऑफ मेजरमेंट्स भी कहते हैं, उसमें 4 टाइप्स के आपके लेवल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं। इनको आपको इस शॉर्ट फॉर्म से याद रखना है, विच इज नॉयर, N फॉर नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल एंड R फॉर रेशो। सो मैंने आपको इसके पहले भी लेक्चर में कई बार बताया है कि ये चारों स्केल क्या होती है, और जो हमारे स्टूडेंट्स है हमारे बैच के, मैं उनसे कहूंगी कि वो अपने नोट्स को एक अच्छी तरीके से एक बार पढ़ ले। तो मैंने वहां पर बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, सिंपल में बताया है कि चारों भी स्केल क्या होते हैं इन डिटेल में। तो अगर आप वो एक बार पढ़ लेते हो तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम ये देख लेते हैं कि नॉयर मतलब आपके जो लेवल ऑफ मेजरमेंट है, ये चारों भी स्केल होते क्या है। तो नॉमिनल क्या होता है, जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको कैटेगराइज करते हो, आप उसको उनके फीचर्स के बेसिस पर डिवाइड करते हो। ऑर्डिनल में सेम उसी तरीके से करते हो, एज वेल एज आपके डेटा को आप रैंक देते हो और ऑर्डर देते हो। देन इंटरवल में आप सेम ऑर्डिनल की तरह ऑर्डिनल के ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एज वेल एज आपके जो इंटरवल मेजरमेंट होते हैं, इंटरवल स्केल होती है, उसमें आप क्या करते हो, आपके पास जो भी डेटा होता है उसको एक इक्वल इंटरवल्स पर अरेंज करते हो। और इंटरवल में याद रखिएगा आपका जो 0 होता है ये आर्बिट्री होता है, आपका 0 आर्बिट्री होता है। देन रेशो में इंटरवल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मतलब आपके जो रेशियो स्केल होते हैं इसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल, ये तीनों स्केल के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एज वेल एज आपकी जो रेशियो स्केल होंगी, रेशियो स्केल में आपके 0 का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। तो याद रखिए रेशियो स्केल जो है आपकी ये हाईएस्ट लेवल ऑफ स्केल होती है, जिसमें
सारे स्केल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आपका जो रेशो स्केल होती है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रेशो, जिसे हम कहते हैं अनुपात। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हमें जो दिए गए ऑप्शंस है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा, मतलब जो आपके असतत चर का एग्जाम्पल होगा। सो याद रखिएगा, आपके जो रिसर्च होती है, रिसर्च में आपके दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। रिसर्च में आपके दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, जो होते हैं आपकी एक कंटिन्यूअस वेरिएबल और एक होती है आपकी डिस्क्रीट वेरिएबल। सो कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, जिसमें हर एक नंबर पॉसिबल हो, जैसे 1 डिस्क्रीट वेरिएबल में 1, 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4, 4.2, 4.7, ये सारे ऐसे नंबर्स पॉसिबल हो। और डिस्क्रीट वेरिएबल क्या हो सकते हैं, जैसे जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे नंबर्स पॉसिबल हो। तो याद रखिएगा, डिस्क्रीट वेरिएबल में 1 और 2 के बीच में जो नंबर्स आते हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड सो ऑन, तो ये सारे नंबर्स डिस्क्रीट वेरिएबल में पॉसिबल नहीं होंगे। तो इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, जिसे हम कहते हैं असतत चर। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन है, मतलब असतत चर का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। तो हम 1 बाय 1 ऑप्शंस देखेंगे, एक एक कर हम सारे विकल्प को देखेंगे। ऑप्शन ए, टाइप ऑफ ऑफेंडर एग्जाम्पल बर्गलर एंड थीफ, मतलब टाइप ऑफ ऑफेंडर का मतलब होता है अपराधी का प्रकार, मतलब जो जुर्म करते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं उनके प्रकार। कोई थीफ होता है मतलब कोई चोर होता है, कोई सिंधमार होता है मतलब कोई बर्गलर होता है। सो इसके टाइप्स है, सो इन सारे के टाइप्स, मतलब ये एक फीचर दिखा रहा है कि आपको जो अपराधी होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, उनके टाइप्स दिखा रहा है। सो ये कौन से भी आपके जो ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स में लाए नहीं करेंगे। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, जो आपका विकल्प है, ये गलत हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, फेवरेट एनिमल, मतलब पसंदीदा जानवर। किसी का पसंदीदा जानवर, किसी का फेवरेट एनिमल, हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते किसी का फेवरेट एनिमल 1 है, किसी का फेवरेट एनिमल 2 है, किसी का फेवरेट एनिमल 1.1 है, हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आपका डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल, मतलब आपके असतत चर का एग्जाम्पल नहीं होगा। देन ऑप्शन सी, नंबर ऑफ रिपोर्टेड क्राइम्स इन अ वीक, एक वीक में कितने क्राइम हुए हैं, एक सप्ताह में रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या। किसी अपने मान लीजिए किसी ने क्राइम्स किया, मतलब आपके एक वीक में किसी ने कितने क्राइम्स किया, उनकी संख्या, उनके नंबर्स। सो यहाँ पर आप बोल सकते हो एक वीक में 10 क्राइम्स हुए हैं, एक वीक में 11 क्राइम्स हो गए, एक वीक में 2 क्राइम्स हो गए। आप ऐसा नहीं कह सकते एक वीक में 1.1 क्राइम हुए हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते हो। एक वीक में 2 क्राइम हुए, एक वीक में 3 क्राइम्स हुए हैं, आप ऐसा कहोगे। सो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिपोर्टेड क्राइम्स इन अ वीक, मतलब एक सप्ताह में रिपोर्ट किए गए अपराधों की संख्या, ये आपके डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल होगी, मतलब असतत चर का एग्जाम्पल होगा। सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, ये करेक्ट हो जाएगा, जो विकल्प सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो इस क्वेश्चन में हमें दो टर्म से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस गिवन है। वो दो टर्म है आपके सैम्पलिंग एरर और आपके सैंपल के साइज, मतलब आपकी जो नमूनाकरण त्रुटि है एंड आपके जो नमूने के आकार है, उससे रिलेटेड हमें कुछ रिलेशंस गिवन है, उससे रिलेटेड हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सैम्पलिंग एरर क्या होता है, जैसा हम सबको पता है, सैम्पलिंग एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर, मतलब पॉपुलेशन का मीन माइनस सैंपल का मीन। सो पॉपुलेशन का मीन मतलब पॉपुलेशन के आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको पुट करोगे, माइनस आपने जो सैंपल पर रिसर्च परफॉर्म की, सैंपल से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप उसकी वैल्यू पुट करोगे, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ये आपका हो जाएगा सैम्पलिंग एरर। एंड सैंपल साइज मतलब आप कितना सैंपल का साइज ले रहे हो, मतलब आपकी जो जनसंख्या है, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से आप जिन जिन मेंबर्स को चुन रहे हो, जो सिलेक्ट कर रहे हो, चूज कर रहे हो, उनके साइजेस, मतलब आप 100 में से आप 90 लोगों को सिलेक्ट करोगे तो उस केस में आपके सैंपल की साइज हो जाएगी 90।
सो उसे हम कहते हैं सैंपल साइज। तो याद रखिएगा आपके सैम्पलिंग एरर और सैंपल के साइज में एक रिलेशन है। आपका जो सैम्पलिंग एरर होता है, सैम्पलिंग एरर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके सैंपल के साइज से। मतलब आपका जितना ज्यादा सैंपल का साइज होगा उतना कम आपकी सैम्पलिंग एरर होगी, जितना कम आपका सैंपल का साइज होगा उतना ज्यादा आपका सैंपल का एरर हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। अब हम एक एक कर सारे ऑप्शन देखते हैं, एक एक कर सारे विकल्प को देखते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए, द सैम्पलिंग एरर बिकम्स प्रोग्रेसिवली लार्जर द लार्जर द सैंपल साइज। जैसे मैंने आपको ये रिलेशन बताया, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर आप एक टर्म को बढ़ा रहे हो तो दूसरा कम ही होना है, अगर दूसरे टर्म को कम कर रहे हो तो दूसरा टर्म बड़ा होना है। ओके, मतलब एक स्मॉल है तो एक लार्ज होना है, एक लार्ज है तो एक स्मॉल होना है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो सैम्पलिंग एरर भी लार्ज है, आपका सैंपल का साइज भी लार्ज है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, जो आपका विकल्प है, मतलब नमूनाकरण त्रुटि आपका बढ़ रहा है और आपका जो सैंपल का साइज है, मतलब आपके जो नमूने के आकार है वो भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी, द सैम्पलिंग एरर इज अनरिलेटेड टू सैंपल साइज, मतलब आपकी जो नमूनाकरण त्रुटि है ये आपके नमूने के आकार से इनका कोई संबंध नहीं है, यह हमें बता रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, मैंने अभी आपको रिलेशन बताया, इनके बीच में इनवर्सली रिलेशन होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। Then option C, the sampling error becomes progressively larger the smaller the sample size. Yes, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। मतलब आपने क्या किया, आपका जो सैम्पलिंग एरर है, मतलब आपका जो नमूनाकरण त्रुटि है, वो आपका लार्ज आ रहा है कब, जब आपकी जो सैंपल का साइज है, मतलब आपके जो नमूने का आकार है, आपने बढ़ा दिया। ओके, आपने क्या करा, आपका सैंपल का साइज बढ़ा दिया तो आपका जो सैम्पलिंग एरर है ये कम आ रहा है। मतलब अगर आपने आपका जो सैंपल का साइज है ये कम कर लिया तो आपका ये जो सैम्पलिंग एरर है ये ज्यादा आ रहा है। तो इसी तरीके से ये रिलेशन हमें ऑप्शन सी में गिवन है। ऑप्शन सी में हमें गिवन है आपका सैम्पलिंग एरर बढ़ रहा है। आपका सैम्पलिंग एरर बढ़ रहा है कब, जब आपका सैंपल का साइज स्मॉल है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये करेक्ट रिलेशनशिप गिवन है बिटवीन सैम्पलिंग एरर एंड सैंपल साइज। तो यहाँ पर आपका नमूनाकरण त्रुटि और आपके नमूने के आकार के बीच में जो आपको संबंध गिवन है ये सही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस।